नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं आर्थर मिलर के मूल नाटक डेथ ऑफ अ सेल्समैन का हिंदी नाट्य रूपांतरण सेल्समैन की मौत। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। रूपांतरकार हैं ललित सहगल, निर्देशक सत्येंद्र शरत। विली, तुम वापस आ गए? कुछ हो तो नहीं गया विली? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी मोटर की टक्कर तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। विली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं थक के चूर हो गया हूँ। विली, तुम दिन भर कहाँ रहे? मैं योंकर्स तक पहुंचा था। अचानक मैं और गाड़ी नहीं चला सका। मुझसे वो संभाली नहीं गई। विली, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं गाड़ी चला रहा था, समझी, और वो बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने मोटर का सामने वाला शीशा खोल दिया और गर्म हवा के झोंके खाता। मैं भूल ही गया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अगर मैं कहीं सड़क के दूसरी तरफ चला गया होता तो मैंने तो गाड़ी से किसी को कुचल दिया होता। मैं चलता रहा। फिर 5 मिनट बाद में फिर सपना देखने लगा। मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आए, ऐसे अजीब ख्याल। विली, तुम उनसे फिर बात करो। कोई वजह नहीं है कि तुम न्यूयॉर्क में काम न कर सको। उन्हें न्यूयॉर्क में मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन विली, तुम 60 बरस के हो। तुम कल दफ्तर जाकर हावर्ड से क्यों नहीं कहते कि अब मैं हर हफ्ते बाद दौरे पर नहीं जा सकता? मुझे यहाँ न्यूयॉर्क में काम करना है, बस। कहूँगा, जरूर कहूँगा। लड़के अंदर हैं? हाँ, अपने कमरे में सो रहे हैं। सुनो, सुबह मेरे जाने के बाद जिसने कुछ कहा था। विली, उसके घर में कदम रखते ही तुम्हें उसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें उस पर यूं गुस्सा नहीं होना था। अरे मैं उस पर गुस्सा कब हुआ? मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा था, कुछ पैसा वैसा बना रहे हो? क्या मेरे जाने के बाद उसने माफी मांगी थी? वो शर्मिंदा था विली। अच्छा। विली, तुम जानते ही हो वो तुम्हें कितना मानता है। सोचती हूँ अगर वो कुछ बन जाए तो तुम दोनों खुश रहोगे और फिर कभी नहीं लड़ोगे। अरे फार्म की खेती बाड़ी की नौकरी में वो कुछ कैसे बन सकता है? कोई जिंदगी है? शुरू में मैंने सोचा बच्चा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब 10 साल हो गए हैं और उसे अब भी हफ्ते में सिर्फ $35 मिलते हैं। विली, वो कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। 34 बरस तक ऐसे भटकते रहना शर्म की बात है। आलसी है, निकम्मा। विली, वे सो रहे हैं। वो यहाँ आया क्यों है? कौन सी चीज उसे खींच लाई है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सोचती हूँ वो अब भी भटका हुआ है। बिफलोमन भटका हुआ है। एक लड़का जिसकी इतनी शानदार शख्सियत है अभी तक भटका हुआ है। सुनो, मैं उसे कोई काम दिला दूंगा। कुछ ही दिनों में वो अपनी जगह बना लेगा। याद है हाई स्कूल में लड़के उसे कितना मानते थे? उसके आगे पीछे घूमा करते थे। वो सड़क में चलता था तो तुम्हें याद है वहां पे इल्म के 2 खूबसूरत पेड़ होते थे। उन दोनों पेड़ों के बीच में मैंने और बिफ ने वो झूला बनाया था जिसपे हम मजे से झूलते थे। और आज उन पेड़ों की जगह कारें कतार में खड़ी हुई हैं। इन लोगों को उस बिल्डर को सजा देनी चाहिए जिसने वो पेड़ कटवाए हैं। आसपास की सारी खूबसूरती खत्म कर डाली है। लिंडा,
तुम मेरी वजह से चिंतित तो नहीं हो? विली, तुम बहुत सोचते हो। तुम ही तो मेरा सहारा हो लिंडा। विली, अब जरा आराम करो। तुम तो राई का पहाड़ बना देते हो। मैं अब बिफ से नहीं लड़ूंगा। अगर वो वापस टेक्सास के फॉर्म में जाना चाहता है तो चला जाए। हाँ, वो अपना रास्ता बना लेगा। जरूर जरूर बना लेगा। कुछ लोग बहुत देर से अपनी जिंदगी शुरू कर पाते हैं। विली, अगर इस इतवार को ठंड नहीं हुई तो हम मोटर में घूमने चलेंगे। हम अपने सामने वाला शीशा खोल लेंगे। नहीं, मोटर का सामने वाला शीशा नहीं खोलता। लेकिन तुमने तो आज खोला था। मैंने? हाँ? नहीं तो? हाँ? क्या अजीब नहीं? क्या? मैं उस वक्त अपनी पुरानी लाल मोटर के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था जैसे मैं वही पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ। खैर, तुम्हें किसी बात से उसका ख्याल आ गया होगा। कमाल है। तुम्हें याद है वो दिन जब बिफ उस मोटर को खूब चमका के रखता था? खूब चमका के खरीदार को विश्वास ही नहीं हुआ वो 80,000 मील चल चुकी है। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि 80,000 मील चल चुकी है। अच्छा, मैं अभी कुछ खा के आता हूँ। खरीदार को विश्वास ही नहीं हुआ। सुनो बे, शायद डैड ने फिर मोटर टकरा कर चकनाचूर कर दी। अगर यही हाल रहा तो उनका लाइसेंस छिन जाएगा। अच्छा, मैं तो सोता हूँ। सुनो, तुम अब भी नाराज हो उन पर? नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है बेफ? तुम्हारा वो हंसी मजाक, वो आत्मविश्वास कहाँ चला गया है? डैड मेरा हमेशा मजाक क्यों उड़ाते हैं? बेफ, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते, वो तुम्हें सफल देखना चाहते हैं। बस मैं कई दिनों से सोच रहा था कि तुमसे डैड के बारे में बात करूं। उन्हें जाने क्या हो गया है। वो अपने आप से बातें करते हैं, ज्यादातर तुमसे। मेरे बारे में क्या कहते हैं? यही कि तुम अभी तक किसी धंधे से नहीं लगे हो। एक आध बात और उन्हें खाई जा रही है। कौन सी बात? छोड़ो। मैं सोचता हूँ अगर तुम अब भी कोई ढंग का काम शुरू करो, मेरा मतलब है क्या उस फार्म की नौकरी में तुम्हारा कोई भविष्य है? मैं नहीं जानता भविष्य क्या है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या चाहता हूँ। हाई स्कूल छोड़ने के बाद से मैंने अब तक 25-30 नौकरियां की हैं, लेकिन वे सब एक सी निकलती हैं। जब वसंत आता है तो मुझे अचानक महसूस होता है कि मैं जिंदगी में अभी तक कहीं नहीं पहुंच सका हूं। मैं 34 साल का हूं, अब 34 साल का। अब तक मुझे यह निश्चय कर लेना चाहिए था कि मेरा भविष्य क्या है, और यही सोचकर मैं भागा हुआ घर आता हूं। और जब मैं यहां आता हूं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम आदर्शवादी हो। नहीं है, मैं बहुत बुरी तरह से उलझ गया हूं। मेरा घर नहीं बसा, मेरा कोई कारोबार नहीं जमा। मैं बस बच्चे की तरह हूं। सुनो तुम मेरे साथ टेक्सास क्यों नहीं चलते? हो सकता है हम वहां एक बाड़ा खरीद लें, मवेशियों को पालें। हम जैसे लोगों को तो बाहर खुले में काम करते होना चाहिए। बिफ, मैं भी यही सपना देखता हूँ। हाँ, अगर तुम मेरे साथ होगे तो मैं भी वहां खुश रहूंगा। हम किसी पर विश्वास तो कर सकेंगे। बात यह है, हम पैसा कमाने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन मैं एक बार रुपया बनाना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे दिमाग में अभी यह ख्याल आया है। तुम्हें मेरे मित्र बिल ओलिवर की याद है? हाँ, वो अब बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, मैं उससे मिलने जाऊंगा। अगर मुझे उससे 8-10 हजार डॉलर मिल गए तो मैं उनसे एक अच्छा सा बड़ा खरीद लूंगा। पर क्या वो अब भी सोचता है कि मैंने उसके गेंदों का डब्बा चुराया था? अरे वो कब का भूल गया होगा। ये 10 बरस पहले की बात है। और फिर उसने सचमुच तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला था? मेरा ख्याल है वो निकालने वाला था, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ी थी। बिफ, अब यहां से मत जाना। तुम्हें यहां कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है। अच्छा चलो सोए, सुबह डैड से बात करना। चलो। क्या गाड़ी चमकाई है। मैं
सोच रहा था तुम मोटर इतनी चमका के क्यों रखते हो? डैड, आपने मेरी नई फुटबॉल देखी? अरे तुम्हें ये कहाँ से मिली बेब? स्कूल से। स्कूल से? अच्छा, ऐसा करो बेटे, इसे वापस रखो। डैड, आप इस बार कहाँ गए थे? हम आपके बिना अकेले थे। अकेले? देखो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ बेटे। देखो किसी कहना नहीं, एक दिन मेरा अपना कारोबार होगा और फिर मुझे घर छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। चार्ली चाचा की तरह? अरे चार्ली से भी बड़ा हैप्पी, क्योंकि चार्ली को लोग नहीं चाहते। मेरा मतलब है लोग उसे चाहते तो हैं लेकिन ज्यादा नहीं चाहते। मैं भी आपके साथ चलूंगा डैड। हाँ जरूर बेटे, गर्मियां शुरू होने पे मैं और हैप और तुम बेटे, मैं तुम सबको सारा न्यू इंग्लैंड घुमाऊंगा। वहाँ लोग मुझे बहुत मानते हैं। अरे मैं किसी भी जगह अपनी मोटर खड़ी कर सकता हूँ। पुलिस वाले उसकी ऐसे हिफाजत करते हैं जैसे अपनी गाड़ियों की करते हैं इन गर्मियों में। तुम कहाँ हो? तुम्हें तो आज मेरे साथ बैठ के पढ़ना है। मैंने बर्नबाउम साहब को कहते हुए सुना था कि अगर तुम हिसाब में कमजोर रहे तो वो तुम्हें फेल कर देंगे। जाओ बेफो, इनके साथ जाकर पढ़ो। अभी चलता हूँ बर्नार्ड। अच्छा, मैं घर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आ जाना, देर ना करना। चार्ली के बेटे बर्नार्ड को और बच्चे नहीं चाहते है ना? चाहते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहते। हाँ बेटे, ये मेरा मतलब था, बहुत ज्यादा नहीं चाहते। देखो ये बर्नार्ड जो है ना, इसे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, लेकिन जब वो कारोबार की दुनिया में जाएगा ना तो तुम उससे 5 गुना आगे होगे। बेटे जिस आदमी को लोग चाहते हैं ना, वही दुनिया में आगे बढ़ जाता है। अब देखो तुम मुझे ही ले लो, अब मुझे खरीदार से मिलने के लिए कभी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता। उन्हें बस इतना मालूम होना चाहिए कि विली लोमैन यहाँ है और मैं सीधा अंदर चला जाता हूँ। अपने दोस्तों के पास जाओ। ओ माँ, जब डैड घर में हो तो मेरे दोस्त इंतजार कर सकते हैं। नहीं बेटे, जाओ। आओ हैप, चलो। जॉर्ज, सेम, फ्रैंक, तुम तो बाहर आ जाओ। चलो। देखा तुमने, बच्चे बिफ का कहा कितना मानते हैं। यही तो बात है, मैं हजारों का माल बेच रहा था लेकिन मैं घर आए बिना नहीं रह सका। क्या बेचा? मैंने सारे दौरे में कोई $200 का माल बेचा। 200? यानी कोई $70 तुम्हारा कमीशन रहा। बहुत अच्छे। हमें किस का देना? कुल मिलाकर हमें 15 तारीख तक $120 देने हैं। $120? अगर कारोबार तेज नहीं हुआ तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। खैर, अगले हफ्ते तुम्हें ज्यादा काम मिलेगा। अरे अगले हफ्ते तो मैं उन्हें चित कर दूंगा। मैं हॉटफोर्ड जाऊंगा। हॉटफोर्ड में लोग मुझे बहुत चाहते हैं। लिंडा, दिक्कत ये है कि लोग मुझे नहीं चाहते, वो मुझ पे हंसते हैं। क्यों? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बस मेरे पास से गुजर जाते हैं, मेरी तरफ देखते तक नहीं। पर विली, तुम तो हर हफ्ते $70 से $100 तक कमा रहे हो। हाँ लिंडा, लेकिन मुझे दिन में 10-12 घंटे काम करना पड़ता है और लोग आसानी से करते हैं। मैं पता नहीं जाने क्यों अपने आप को रोक ही नहीं पाता, मैं बातें बनाने लगता हूँ। दरअसल आदमी को कम बात करनी चाहिए। ये अपना पड़ोसी है ना, चार्ली है ना, इसमें एक गुण है, थोड़ा बोलने वाला आदमी है, थोड़ा बोलता है, इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते हैं। दरअसल थोड़ा बोलने में थोड़ा नहीं विली, तुम ज्यादा बात नहीं करते, बस तुम जिंदा दिल हो। मैं कहता हूँ 2 दिन की जिंदगी है, एक आध मजाक बहुत मजाक करता हूँ, मोटा हूँ, बहुत बेवकूफ दिखाई देता, इसीलिए लोग मुझ पे हंसते हैं। विली, तुम दुनिया में
सबसे सुंदर आदमी हो। नहीं लिंडा, मेरे लिए तो तुम सबसे सुंदर हो। और फिर लड़के तुम्हें कितना मानते हैं। लिंडा, मैं तुम्हारी हर कमी पूरी कर दूंगा। विली, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। ये क्या है? ये तो मैं अपने मुंह से रफू कर रही हूँ। कितने महंगे हैं ये। मैं इस घर में तुम्हें पुराने मुंह से नहीं सीने दूंगा। फिर धन्यवाद। अंकल, अंकल, बेब कहाँ है? अगर उसने हिसाब नहीं किया तो? अरे तो तुम उसे इम्तिहान में जवाब बता देना। लेकिन यहाँ बोर्ड का इम्तिहान है, मैं पकड़ा जाऊंगा। ओह, कहाँ है बेब? मैं उसे कोड़े लगाऊंगा, कोड़े। और उसे स्कूल की वो फुटबॉल भी वापस कर देनी चाहिए विली। ये अच्छी बात नहीं है। वो है क्या? हर चीज क्यों उठा लाता है वो? मैं उसे कोड़े लगाऊंगा। अगर उसने मेहनत नहीं की तो वो हिसाब में फेल हो जाएगा। हाँ, वो ठीक कहता है। तुम उसे बर्नार्ड की तरह किताबें कीड़ा देखना चाहती हो? उसमें हिम्मत है, उसकी अपनी शख्सियत है। वो आम लड़कों से अलग है। मैं कहता हूँ वो कुछ बनेगा, वो कुछ बनेगा, वो बनेगा। ओह, वो चुराता क्यों है? मैंने क्या उसे ये सिखाया है? मैंने तो उसे हमेशा अच्छी सीख दी है। डैड, आइए ऊपर चलें। हाँ? कौन? हैप्पी? आप आज रात कैसे आ गए? अरे, मैं तो अचानक डर गया था बेटा। योंकर्स में आज एक बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बचा। हे भगवान, मैं क्यों सेल्समैन बना? मैं तभी अपने भाई बहन के साथ अलास्का क्यों नहीं चला गया? वो आदमी प्रतिभाशाली था। बहन, उसे देख के लगता था सफलता सामने खड़ी है। उसने मुझे चलने के लिए बार बार कहा था। डैड, अब उस सब का जिक्र करने से क्या फायदा? बहन, मेरा भाई बहन घर से फटे हाल निकला था और हीरो की खानों का मालिक बन के मरा। तो ये है ब्रुकलिन। बहन, मैं एक मुद्दत से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तुमने यह कैसे किया? इसकी एक कहानी है। क्या? तुम छोटे से थे जब मैं पिताजी को ढूंढने अलास्का की तरफ निकला था। उस समय मुझे भूगोल की सही जानकारी नहीं थी। विलियम, कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। इसलिए मैं अलास्का की जगह अफ्रीका पहुंच गया। सोने का देश, हीरों का देश। लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मुझे ट्रेन पकड़नी है। नहीं बहन, हैप्पी, इधर आओ बेटे, इधर आओ। देखो, ये है तुम्हारे बहन चाचा। बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी। बहन, इन्हें वो कहानी सुनाओ। बच्चों, जब मैं 17 बरस का था तो मैं जंगल में गया। जब मैं बाहर आया तो 21 बरस का था। और भगवान कसम, मैं अमीर था। अमीर? देखा तुमने बच्चों, अनहोनी बातें होती हैं। अफ्रीका वापस जाते हुए मैं एक बार फिर यहाँ आऊंगा। बहन, क्या तुम
कुछ दिन यहाँ और नहीं रुक सकते? देखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे लड़के। वे बड़े निडर बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उन्हें सही ढंग की शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। बहन, मैं उन्हें कैसी शिक्षा दूं? विलियम, जब मैं 17 बरस का था तो जंगल में गया था, और जब मैं जंगल से बाहर आया तो 21 बरस का था। और भगवान कसम, मैं अमीर था। मैं अमीर था। अमीर था। हाँ, मैं अपने लड़कों में यही भावना पैदा करना चाहता था, यही भावना कि वो निडर होकर आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। मैं ठीक कर रहा था, मैं ठीक कर रहा था। विली, चलो विली, चलो अंदर चलकर सो। हाँ, मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। ठीक कर रहा था मैं ठीक कर रहा था। बहन, कितने जीवन का आदमी था। ओह, असल मायने में आदमी था। उससे बातचीत की जा सकती थी। वो ठीक ही कहता था, वो बिल्कुल ठीक कहता था। अपने लड़कों में मैं यही तो भावना पैदा करना चाहता था कि वो भी डैड की ये हालत कब से है? ठीक हो जाएगा। तुमने इस बारे में मुझे कभी लिखा क्यों नहीं? कैसे लिखते? 3 महीने से तुम्हारा कोई पता ही नहीं था। हाँ, डैड इस तरह की हरकतें हमेशा तो नहीं करते। नहीं, लेकिन जब तुम यहाँ आ जाते हो तो वो झुंझलाते हैं और तुम पर बिगड़ते रहते हैं। तुम्हें एक दूसरे से इतनी घृणा क्यों है? मुझे घृणा नहीं है माँ, लेकिन तुम घर में कदम रखते ही उनसे उलझने लगते हो। क्या तुम अब हमेशा यहीं रहने के लिए आए हो? मैं ठीक नहीं कह सकता। आदमी परिंदा नहीं है जो बसंत के साथ आए और बसंत के बीतने पर चला जाए। माँ, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। जब तुम हाई स्कूल में थे ये तभी सफेद हो चुके थे। अब मैं बस इन्हें रंगती नहीं हूँ। इन्हें फिर रंगो माँ, मैं अपनी माँ को बूढ़ी नहीं देखना चाहता। याद रखो, एक दिन जब तुम इस घर का दरवाजा खटखटाओगे तो यहाँ अजनबी लोग होंगे। क्या कह रही हो माँ? तुम अभी 60 की भी नहीं हुई। लेकिन तुम्हारे पिता, मेरा मतलब उनसे भी था। बेटी, अगर तुम्हारे मन में उनके लिए कोई दया ममता नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं हो सकती। हो सकती है माँ। नहीं, तुम सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आ सकते क्योंकि मुझे उनसे प्रेम है। मेरे लिए वे दुनिया में सबसे प्यारे व्यक्ति हैं और मैं यहाँ ऐसे किसी आदमी को नहीं आने दूंगी जो उनके मन में ये भावना लाएगा कि कोई उन्हें नहीं चाहता, कोई उन्हें प्यार नहीं करता। बेटे, तुम्हें अब निश्चय करना होगा। या तो तुम उन्हें अपना पिता समझो और उनका आदर सम्मान करो, या आगे से यहाँ नहीं आओ। मैं जानती हूँ उनके साथ निभा करना आसान नहीं है, ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। लेकिन उनके लिए बहाने मत बनाओ माँ। उन्होंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया है, उनका कोई चरित्र नहीं है। चार्ली चाचा ऐसा कभी नहीं करते।
तो फिर चार्ली को अपना पिता बना लो। मैं नहीं कहती कि तुम्हारे पिता महान व्यक्ति हैं। विली लोमेन ने कभी अथाह धन नहीं कमाया, उनका नाम कभी अखबार में नहीं छपा। वो ऐसे भी व्यक्ति नहीं है जिसे इतिहास याद रखे, लेकिन वे इंसान है और उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनका ध्यान रखा जाए। वो थक कर चूर हो गए हैं। 36 साल तक वो कंपनी के लिए काम करते हैं और वही कंपनी बुढ़ापे में उनका वेतन रोक देती है। माँ मुझे ये नहीं मालूम था। और तुमने कभी पूछा भी नहीं बेटे। 5 हफ्तों से वो सिर्फ कमीशन पर काम कर रहे हैं। कंपनी के लोग एहसान फरामोश हैं। लेकिन क्या वो उस आदमी के बेटों से ज्यादा बुरे हैं? जब वो जवान था, जब वो उनके लिए कमा कर लाता था, तो वो उसे देखकर खुश होते थे। बेटे, उस आदमी के मन पर क्या बीतती है जो 700 मील गाड़ी चलाकर खाली हाथ घर लौटता है। वो अपने आप से बातें न करे तो क्या करे? वो आदमी हर हफ्ते $50 चार्ली से कर्ज लेकर मेरे हाथ पर रखते हुए झूठ मूठ चलाता है कि ये उसका वेतन है, वेतन। लेकिन ऐसा कब तक चल सकता है? और तुम मुझे बताते हो कि उस आदमी का कोई चरित्र नहीं। अच्छा माँ, मैं यहाँ कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। बस मैं उनसे दूर दूर रहूंगा। नहीं, तुम यहाँ रहकर उनसे हरदम उलझ नहीं सकते। याद रखो माँ, मुझे इस घर से निकाला था उन्होंने। मैं ये कभी नहीं जान पाई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैं जानता था कि वो झूठे हैं और वो अपने आसपास ऐसे किसी आदमी को नहीं चाहते थे जो ये जानता हो। झूठे? किस तरह? ये मेरे और उनके बीच की बात है। बस वो मेरे आधे वेतन पर रहेंगे और अच्छे हो जाएंगे। वे अब अच्छे नहीं होंगे। मुझे इस शहर से नफरत है माँ, मगर मैं यहाँ रहूंगा बस। और मुझसे तुम क्या चाहती हो? वे मर रहे हैं। वे अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? कैसे? पिछले महीने एक दिन अचानक फ्यूज उड़ गया। मैं नीचे तहखाने में फ्यूज की तार लेने गई। तार के डिब्बे के पीछे रबड़ की छोटी सी नली पड़ी हुई थी। मैं फौरन समझ गई कि उन्होंने गैस के हीटर में पड़ी उस रबड़ की नली को जोड़कर अपने आप को मारने की कोशिश की है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उन्होंने तुम दोनों के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया और उनके बुढ़ापे में तुमने उनसे मुंह फेर ली। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि अब उनका जीवन तुम्हारे ही हाथ में। माँ, बेटे। अच्छा माँ, मैं अब यहाँ रहूंगा, किसी न किसी काम में लग जाऊंगा। मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा माँ। सेल्समैन की मौत, आर्थर मिलर के मूल नाटक डेथ ऑफ अ सेल्समैन का हिंदी नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग। रूपांतरकार थे ललित सहगल, निर्देशक सत्येंद्र शरत। आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।